और देशहित में आज सबसे पहले बात राजनीति के हिंसक चरित्र की, माननीयों की संसद में अराजकता की, जो बिल्कुल भी देशहित में नहीं हो सकता, किसी की पार्टी के हित में हो, लेकिन देशहित में तो कतई नहीं है। राज्यसभा में कल की घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। तो अब राज्यसभा सचिवालय की ओर से बयान आ गया है, रिपोर्ट आ गई है कि 11 अगस्त को आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझा दी जाएगी इस रिपोर्ट के जरिए कि 11 अगस्त को आखिर हुआ क्या था। 5 पॉइंट्स में दिए गए इस बयान में जो लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि शाम 5:45 पर जनरल इंश्योरेंस बिल पेश हुआ, सांसद वेल में आ गए, विपक्षी दलों के सांसद टेबल पर चढ़े, विपक्षी दलों के सांसद, ये रिपोर्ट है राज्यसभा सचिवालय की, कागजात फाड़ने की कोशिश की, हिंसक हुए, चेयर के निर्देश और तय नियम के मुताबिक मार्शल तैनात हो चुके थे, सांसदों ने कागज फाड़कर चेयर की ओर फेंकना शुरू किया, विपक्षी सांसदों के आक्रामक रुख को देखते हुए और मार्शल बुलाने पड़े। सबसे पहले सैयद नासिर हुसैन ने संजय राउत को मार्शल्स के ऊपर धकेला, सुरक्षा घेरा तोड़ने में नाकाम रहने पर मार्शल से हाथापाई की गई, मार्शल से माननीयों ने हाथापाई की, विपक्षी सांसदों ने। यह राज्यसभा सचिवालय की रिपोर्ट है जो अब आ चुकी है। हंगामे में एक महिला मार्शल को बुरी तरह से घसीटा गया, यह फैक्ट्स हैं, हार्ड फैक्ट्स, जिससे वो जख्मी हुई। महिला मार्शल पर अटैक, उन्हें घसीटा गया, वो जख्मी हुई। और आगे सुनिए, एक पुरुष मार्शल को गले से पकड़कर उनका दम घोंटने की कोशिश की गई। किसी मार्शल ने किसी सांसद के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, किसी मार्शल ने किसी सांसद के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। सदन में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा कोई बाहरी सिक्योरिटी नहीं आई। आपको सुनने में बिल्कुल एकदम फिल्मी सीन लग रहा होगा कि गला पकड़ लिया, दम घोंट दिया, लेकिन ये सब कुछ हुआ है लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले सदन में, उच्च सदन में। मतलब उच्च सदन में निम्नता की सारी हदें पार कर दी गई। और ये लिखित और आधिकारिक बयान संसद के अंदर हुई घटना का सच बताने के लिए काफी है। और आज हम भी आपके सामने कुछ ऐसे ही तथ्य और सबूत रखना चाहते हैं जिससे आप खुद फैसला करें कि देश में राजनीतिक विरोध का स्तर क्या इस स्तर तक पहुंच गया है, कौन गिरा रहा है, क्यों गिरता जा रहा है। आज देश को जानना बहुत जरूरी है कि संसद की लड़ाई सड़क पर कैसे आई। मतलब एक तरीके का सड़क छाप व्यवहार था। जो कांग्रेस पार्टी सड़क पर महिला सम्मान की लड़ाई लड़ने का दावा करती है, उसी कांग्रेस पार्टी के माननीय की सांसद मिलकर संसद के अंदर महिला मार्शल की पिटाई करते हैं, गैंग अटैक कर देते हैं, उस अकेली महिला मार्शल से बदसलूकी करते हैं, उन्हें खींचते हैं, घसीटते हैं, पीटते हैं और बाहर आकर झूठ बोलते हैं कि संसद में उनकी पिटाई हुई। ये तो अच्छा हुआ है वीडियो बम आ गया सामने, मतलब ये वीडियो सच आ गया। वीडियो ना होता तो सोचिए, महिला मार्शल को तो कह दिया गया था कि मार्शलों ने पीटा है, तो वीडियो बम आ गया और कांग्रेस का झूठ एक्सपोज हो गया। वरना अब तक तो भ्रम फैलाया जा रहा था, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दरअसल ये पूरी राजनीतिक नौटंकी है क्या। इसमें 2 बड़े मुद्दे हैं। देखिए, एक तो राज्यसभा में पिछले 2 दिन के अंदर जो हुआ उसके घटनाक्रम की कहानी है, जिसे लेकर आज सड़क पर 15 विपक्षी दलों का मार्च हो रहा था और विजय चौक पर संसद लगाने की कोशिश हो रही थी। और दूसरा मुद्दा पिछले 17 दिन में संसद के दोनों सदनों में जो हुआ उसका है। पहले 2 दिन की कहानी समझिए। संसद के उच्च सदन में ये निम्न गतिविधियां 10 तारीख को शुरू हुई, जब याद होगा प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के एमपी राज्यसभा की टेबल पर चढ़ गए, रूल बुक उठाकर चेयर की तरफ फेंकने की कोशिश की है। वो तस्वीरें ये देखिए आप, ये भी अटैक था चेयर पर। ये 2 से 3 किलो भारी रूल बुक चेयर पर फेंकी गई, अटैक किया गया, ये सब कुछ भी हुआ। कांग्रेस का वो अटैक महज सदन के आसन पर नहीं था, वो संसदीय लोकतंत्र की गरिमा पर अटैक था। राहुल गांधी के दावे के हिसाब से चलें तो 50 करोड़ भारतीयों की जनादेश पर यह अटैक था। लेकिन उस दिन कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का वो हमला खाली चला गया था, लगी नहीं थी। शायद इसी की कसर 11 तारीख को निकाली गई, जब संसद के अंदर कांग्रेस ने एक महिला मार्शल का सम्मान हरण किया, उसके साथ हाथापाई की, बदसलूकी की, खींचा, घसीटा, पीटा, सब कुछ हुआ। और बाहर आकर उसी कांग्रेस पार्टी के सांसद आरोप लगाने लगे कि संसद के अंदर मार्शल ने उल्टा उनकी पिटाई की। कांग्रेस की इसी दोहरे चरित्र और झूठ भ्रम प्रोपेगेंडा की बदौलत चलने वाली सियासत का सच बहुत ध्यान से दिखेगा देश हित में।
मार्शल हमको धक्का दिए, ये हमारी सांसद गिर गई, मैं किसी तरह से बची। स्लोगन देना, प्रोटेस्ट करना, ये तो डेमोक्रेटिक तरीका है। कम से कम 40 से ज़्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए। संसद के अंदर विरोध के नाम पर गैंगबाजी की ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान ने पहली बार देखी, जहां संसद के उच्च सदन में सियासत सड़क छाप हुई और सड़कों पर मार्च निकालकर संसदीय राजनीति की दुहाई दी गई। लेकिन संसद के अंदर 11 तारीख को क्या हुआ था, वो इन तस्वीरों में देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि राज्यसभा में सदन के वेल में विपक्ष के सांसद शोर मचा रहे हैं। एक सांसद ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई उपद्रव ना हो इसीलिए नीली वर्दी में मार्शल्स खड़े हैं। अब इधर देखिए, ये सफेद वर्दी में महिला मार्शल है। इन्हें कांग्रेस की सांसद पूरी ताकत से खींच रही है, अपने सिर से उसके सिर में टक्कर मार रही है। 6-7 बार में भी जब महिला मार्शल को वो खींच नहीं सकी तो बाकी सांसदों ने भी जोर लगाया और महिला मार्शल को खींचकर फेंक दिया गया। उस महिला मार्शल के साथ इतनी धक्का मुक्की, खींचतान और हाथापाई हुई कि उस मार्शल ने इसकी लिखित शिकायत राज्यसभा में कर दी। संसद के इस मानसून सत्र में 4 अगस्त, 9 अगस्त और 11 अगस्त को ऐसा कुछ हुआ जो संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। टेबल पर चढ़ा गया, बेंच पर चढ़ा गया और फाइलें फेंकी गई, वो भी आसन की तरफ। यहाँ तक कि महिला सुरक्षा कर्मियों को घसीटा गया और आरोप है कि गला भी दबाने की कोशिश की गई। इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जारी है। विपक्ष ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी 100 बार ऐसा करेगा। वहीं सरकार ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के इस रवैये कारण से संसदीय मर्यादा तार-तार हुई है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सदन में महिला मार्शल से खींचतान करती दिखी कांग्रेस की सांसद जब सदन से बाहर निकली तो जी मीडिया से क्या कहा था वो भी सुनिए। क्या हुआ आपके साथ? धक्का मुक्की हुआ। आप देखें कितने 100-150 जितने सांसद नहीं उससे ज़्यादा मार्शल वहाँ पे खड़े थे। एक महिला मार्शल थी, उसको हम लोग हटा रहे थे तो पुरुष मार्शल हमको धक्का दिए, ये हमारी सांसद गिर गई, मैं किसी तरह से बची। तो इस तरह से इनका व्यवहार है, आपके साथ भी व्यवहार हुआ मैम? हाँ बिल्कुल। 2 महिला मार्शल थे सामने, हमने उनको थोड़ा सा ऐसे ही हटाने का कोशिश किए, पर वहाँ पुरुष जो मार्शल थे उन लोग वो हमें धक्का दिया और हम गिर गए, जिसके तहत हाथ में मेरे को 3-4 जगह चोटें आई हैं। तब इन महिला सांसदों को शायद अंदाजा नहीं था कि संसद के अंदर का सच बाहर आ जाएगा और इसी झूठ की सियासी बुनियाद पर कांग्रेस ने विजय चौक पर विपक्षी मार्च निकालने का फैसला कर लिया। देश की आंखों में झूठ की धूल झोंकने की कोशिश की। रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने कांग्रेस के गैंग अटैक महिला मार्शल पर, कांग्रेस के गैंग अटैक के वीडियो आपने देखे, आपको अंदाजा हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह का व्यवहार, आचरण संसद के अंदर दिखाया, राज्यसभा के अंदर दिखाया, उच्च सदन में निम्न व्यवहार का प्रदर्शन किया। आपको सरकार की बात भी सुननी चाहिए। सरकार का क्या पक्ष है, सुनिए। ये उस तरह की हरकतें थी जैसे 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले पर जाकर की हिंदुस्तान को बदनाम करने की, उसी तरह की तर्ज पर सदन के अंदर टेबल पर चढ़कर, पीठ पर फाइलें फेंककर, सिक्योरिटी वालों को गले से पकड़कर, शीशे तोड़कर लोकतंत्र को बदनाम करके दुनिया भर में भारत की बदनामी करने का काम सदन के अंदर किया गया। तो 26 जनवरी को जो दंगा हुआ था उसकी तुलना 11 अगस्त को जो सदन के अंदर हुआ उससे कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। सरकार का पक्ष, कांग्रेस क्या कह रही थी? कांग्रेस कह रही है कि उन पर हमला हुआ, लेकिन आज जब सीसीटीवी फुटेज से विपक्ष के झूठ की पोल खुल गई तो उन कांग्रेसी नेताओं का क्या कहना था, सुनिए। महिला जो मार्शल थे उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं आपके सांसद, विपक्ष के सांसद। नहीं, मैं देखा नहीं। आपने देखा नहीं? अगर ऐसा आता है तो क्या होगा सर? आप लोग रिएक्शन की मांग कर रहे थे, आप भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग कर रहे थे। नहीं,
हमने तो ये इंक्वायरी पूछे कि लोग कहाँ से आ गए, क्यों आए। हमने जांच की भी मांग की और ये भी बोला है कि आप उपराष्ट्रपति हैं, आप चेयरमैन ऑफ द हाउस हैं, आप जो है निष्पक्ष होके दोनों तरफ सुनिए और जो है आने वाले दिनों में सदन को ठीक तरह से चलने की कार्रवाई ठीक तरह से चलाए, इस तरीके का एक कन्वेंशन स्टार्ट करें। कल एक राज्यसभा में जो हुआ है सर, मार्शल थे वहाँ पर, आप लोग का क्या कहना है सर, जिस तरह से वहाँ धक्का मुक्की हुआ है? ये हमारे मेंबरान का ये कहना है कि ये मार्शल के अलावा कुछ बाहर से लोग आए थे जिन्होंने बदतमीजी महिला संसद सदस्यों को और एमपीज के साथ की, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर से लोग आए, बाहरी लोग थे, नीली वर्दी पहनाकर, मार्शल बनाकर विपक्ष को पिटवाया गया, ये आरोप है। लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोलता, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये बाहरी तो कांग्रेसी निकले, कांग्रेस की महिला माननीय निकली, सांसद निकली, यहां पर झूठ पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद सड़क पर कैसे झूठ बोलना जारी रहा, सुनिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है, बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। देखिए, यहां कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन एक जगह कार्रवाई हो गई है। कांग्रेस पार्टी की गैर जिम्मेदाराना सियासत की वजह से ट्विटर ने कार्रवाई कर दी है। कांग्रेस पार्टी में दूसरे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, इन्होंने दिल्ली में एक रेप पीड़ित दलित नाबालिग बच्ची के परिवार की पहचान उजागर कर दी। वो नहीं करनी होती है। प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर फोटो ट्वीट कर दी। मामला नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर के संज्ञान में आया। ट्विटर से शिकायत की गई कि भैया गलत है, जिस बच्ची का रेप हुआ उसके परिवार की पहचान को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में एनसीपीसीआर ने ट्विटर से शिकायत की। ट्विटर ने राहुल गांधी और इसके अलावा तमाम जो दूसरे कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने वो पिक को शेयर किया, तस्वीर को शेयर किया, उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए। फिर इन नेताओं को एहसास नहीं है कि एक रेप पीड़ित दलित बच्ची के परिवार की संवेदनाओं का एक तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया। ट्विटर ने साफ साफ कहा कि ये लोग आपत्तिजनक पोस्ट हटाए, नहीं तो उनके अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। ब्लॉक कर दिया गया। पोस्ट हटाएं तो उनके अकाउंट अनब्लॉक फिर से कर दिए जाएंगे। अभी तक ट्विटर ने राहुल गांधी समेत 21 कांग्रेस नेताओं प्रवक्ताओं का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का नेशनल ट्विटर हैंडल, महाराष्ट्र और मुंबई कांग्रेस कमेटी का ट्विटर हैंडल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, दमन एंड दीव की कांग्रेस कमेटियों के ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए जा चुके हैं। उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ट्विटर को सरकार डरा रही है। बढ़ते आगे, 2 दिनों बाद देश आजादी की प्लेटिनम जुबली मना रहा होगा। देश में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां हैं, लेकिन दुश्मन दहशतगर्दी की तैयारी में जुटा हुआ है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर दिल्ली तक खतरे का हाई अलर्ट है। लश्कर और जैश के आतंकी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ड्रोन ड्रॉपिंग की वारदातें हुई हैं। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि हथियार और बम गिराए जा चुके हैं। हमले का खतरा बढ़ चुका है, इसलिए चौकसी भी बहुत ज्यादा है। इस बार दिल्ली में लाल किले से लेकर पंजाब के शहरों और जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। दिल्ली के लाल किले पर आजादी के उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। लाल किला अभेद्य किले में तब्दील हो चुका है। लाल किले के सामने कंटेनर्स की फौलादी दीवार बनाई गई है, क्योंकि 15 अगस्त को देश में आतंकी हमले की बड़ी साजिश रची गई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की ओर से भारत में आईडी और छोटे हथियारों की खेप पहुंचाई जा चुकी है। अलर्ट जारी किया गया है कि आतंकी सार्वजनिक जगहों पर आईडी से धमाके करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं छोटे हथियारों से किसी एक शख्स को टारगेट बना सकते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट मिलते ही पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक पुलिस, जीआरपी और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्शन में है। हर आने जाने वालों और संदिग्ध सामान पर नजर रखी जा रही है। खासकर पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि पिछले दिनों पंजाब के सरहदी इलाके से पुलिस को उम्दा किस्म के टिफिन बम और हथियारों की खेप मिली थी, जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए भारत में गिराई गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी इस बार ऐसे
आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेहद सोफिस्टिकेटेड होगी। यानी ब्लास्ट करने के 3 तरीके मौजूद होंगे। पहला तरीका रिमोट से ब्लास्ट किया जा सकता है। नंबर 2 प्रेशर यानी पटक करके भी उनको ब्लास्ट किया जा सकता है। नंबर 3 उनको 2 पावरफुल डिसेंट मैग्नेट के जरिए भी उनमें धमाका करवाया जा सकता है। इस तरह के हमले की आशंका अमृतसर से मिले टिफिन बम को देखकर बढ़ गई है। ये टिफिन बम पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में गिराया गया था। इसमें बाकायदा सर्किट बनी हुई थी, टाइमर लगे हुए थे, 2 बैटरियां लगी हुई थी, बस उनके तार जोड़ने थे और ये धमाका हो सकता था। उसके अलावा इस आईईडी में एक स्प्रिंग भी लगी हुई मिली है जो प्रेशर पड़ने पर सर्किट पूरा कर देती है और ब्लास्ट हो सकता था। अगर ये दोनों उपाय नाकाम रहते तो इसमें एक पावरफुल मैग्नेट भी लगाया हुआ था जिसके जरिए ब्लास्ट कराया जा सकता था। सो हाले इट इज़ टू अर्ली टू से किहड़े ग्रुप्स हैगे हैं। बाकी कुछ इनपुट्स हैगियां which cannot be shared. I mean we are aware of who is doing what and all that and we are trying our best. We are working closely सेंट्रल एजेंसीज ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ NIA ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ सेंट्रल एजेंसीज हैगियां सब नाल इकट्ठे मिल के BSF एंड ऑल दैट। सो वी आर डूइंग ऑल दैट। टिफिन वाला बम तो इस तरह बनाया गया है कि ऐसे बम मेटल डिटेक्टर को चकमा दे सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को खास अलर्ट रहने को कहा गया है। खुफिया अलर्ट ये भी है कि लश्कर ए तैयबा के कमांडर मोहम्मद सादिक की अगुवाई में पीओके में पोर्टल नाम के लॉन्चिंग पैड पर 6 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पीओके के तुंदवाला फॉरेस्ट एरिया के लॉन्चिंग पैड पर 4 लश्कर आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। पीओके में ही तदोते नाम के लॉन्चिंग पैड पर जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। ये पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करने की फिराक में हैं और यही आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दे सकते हैं। तो करीब 52 घंटे बाद देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जश्न मनाएगा, उत्सव मनाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज़ादी का जश्न होगा। देश का संविधान हर नागरिक को जीवन जीने का, रोजगार का और भारत के अंदर कहीं भी स्वतंत्रता से रहने का अधिकार देता है। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर एक सोसाइटी ऐसी है जिसकी आज़ादी पर ग्रहण लग गया है। वहाँ के लोगों को ना तो सड़क पर चलने की आज़ादी है, ना काम धंधा करने की। उनके परिवार की महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। हालात ये कि वहाँ रहने वाले कई परिवार पलायन कर चुके हैं और इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन, कथित किसान आंदोलन के नाम पर पिछले 9 महीने से सड़क ब्लॉक कर रखी है। देश को आजाद हुए 75 साल हो चले हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर बसी इस सोसाइटी के लोग एक बार फिर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब 9 महीने पहले किसान आंदोलन की वजह से इनकी आजादी छिन गई, जिसे पाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी के 75वें साल में कई जगह हमें एक तस्वीर दिख रही है कि अपनी प्रदर्शन करने की आज़ादी के नाम पे सड़कों को बंधक बनाया जा रहा है। शाहीन बाग से शुरू हुआ ये सिलसिला अब सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी आ चुका है। इसी सड़क को बंधक बनाने के सिलसिले की वजह से यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर के किनारे, सिंघू बॉर्डर के पड़ोस में जो सोसाइटीज़ हैं, अब सोसाइटी के लोगों ने अभी से कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी करा था, लेकिन उस प्रदर्शन के बाद भी रास्ता ना खुलने पर अब सोसाइटी के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने पलायन करने का कुंडली इलाके से मन बना लिया है और घोषणा भी कर दी है कि अब हम भी कश्मीरी पंडितों की तरह कुंडली इलाके से पलायन करेंगे। ये सिंघू बॉर्डर के पास TDI किंग्सबेरी सोसाइटी है। सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र है। ये सोसाइटी प्रदर्शन स्थल से महज 80 मीटर दूर है। यानी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जितनी दूर भाला फेंका था उससे भी कम दूरी। किसान आंदोलन स्थल से नजदीकी ने इन लोगों को खुशियों से दूर कर दिया है। ये पोस्टर इन लोगों का दर्द बयां कर रहे हैं जो अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर है। हमारा कोई उनसे मतभेद है ही नहीं। हम तो कहते हैं बस एक तरफ का रास्ता खोल दो, आना जाना जरा सुविधाजनक हो जाए तो हमारे काम भी हो जाएं।
तो अब उन्हीं की इसकी जिद की वजह से सारे हम सफ़र कर रहे हैं। उनसे डायरेक्ट हम लड़ नहीं सकते, अब सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं कि वो कुछ करें। यहाँ पे मतलब वो हालत कर दिया कि यहाँ के लोग ना जीने के हैं ना मरने के हैं। किसानों का क्या बर्बाद होया भाई। किसान जब यहाँ बैठे थे, अब की बारी जब फसल की खरीद हुई, पिछले 50 साल से भी ज़्यादा जो है ना अनाज की खरीद हुई। सिंगू बॉर्डर पर 26 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के चलते इस सोसाइटी के लोगों की जिंदगी मुश्किलों में फंस गई है। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं पेशे से एक टीचर हूँ और हमारे को यहाँ पे दिन रात जो है इन किसानों की वजह से या रोड ब्लॉक की वजह से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिन रात जो है हम लोग बड़े परेशान हैं यहाँ से। अब ये ले लीजिए, जो हमारे पास में जो बच्चे अभी 12th पास आउट हुए हैं, अब वो जो लड़कियाँ हैं जो हमारे यहाँ से देहात से भी आती हैं और TDI से भी आती हैं, अब वो हमारे से पूछती सर हम कहाँ एडमिशन लें, हम दिल्ली कहाँ जाएँ और कैसे जाएँ सर, हम हमारे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और आज समय ऐसा है कि किसानों के बीच से वो लड़कियाँ सेफ भी नहीं है, निकल के भी नहीं जा सकती हैं। हम डेली इनको देखते हैं, ट्रैक्टरों पे आते हैं, पूरा जो है ना म्यूजिक चलाते हैं पूरी इनकी। ये सोसाइटी नेशनल हाईवे 1 के बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ के लोग हाईवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि किसानों ने 12 किलोमीटर तक सड़क पर कब्जा कर रखा है। सोसाइटी में रहने वाले नौकरी पेशा लोग बताते हैं कि पहले जो दूरी 15 मिनट में तय हो जाती थी, किसान आंदोलन की वजह से अब 1-1.5 घंटा बर्बाद होता है। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ रास्ता ही नहीं बंद किया, बल्कि इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी बंद कर दिया है। बीते जब से यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ है, प्रदर्शनकारियों की वजह से जो यहाँ पे रास्तों को बंद करा गया था, आम लोगों ने उसके खिलाफ यहाँ पर अपील भी करी थी। आम लोगों ने प्रशासन से भी कई बार उन्होंने दरख्वास्त करी कि रास्ते को खोला जाए, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खुला है, जिसकी वजह से अब यहाँ से सोसाइटियों से लोगों का आर्थिक संकट या फिर सुरक्षा की दृष्टि से जो उनके लिए संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से अब वो पलायन करने को मजबूर है। नेशनल हाईवे के पास करीब 500 दुकानें और फैक्ट्रियां किसान आंदोलन की वजह से ठप पड़ी हैं। उनमें से कुछ कारखाने और दुकानें इस सोसाइटी के निवासियों की भी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और देशहित में अब आपको लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर के उस गांव में जो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का गांव। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड सैयद सलाउद्दीन, आपको भी याद होगा। जम्मू कश्मीर के कई हमलों में जो वांटेड है वही सैयद सलाउद्दीन इस वक्त जो पीओके में छिपा बैठा है। जम्मू कश्मीर में जिसके गांव का नाम है सुईबुक गांव। सलाउद्दीन के कारण दशकों से इस गांव की पहचान आतंक के गढ़ के तौर पर होती थी, लेकिन जी न्यूज की टीम जब इस गांव में पहुंची तो हमें यहां की तस्वीर बदली हुई नजर आई। हर एक बच्चे के हाथ में हमें तिरंगा नजर आया, दिल में देशभक्ति की भावना और जुबान पर देश का राष्ट्रगान। बड़गाम के सुईबुक गांव से देखिए अदिति त्यागी की यह स्पेशल रिपोर्ट। स्कूल के प्रांगण में सावधान मुद्रा में खड़े ये मासूम बच्चे, हाथों में तिरंगा, दिल में देशभक्ति की भावना और जुबां पर राष्ट्रगान जन गण मन। भारत माता की राष्ट्रगान गा रहे इन बच्चों में बड़े होकर कोई IAS बनना चाहता है, कोई PCS बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनकर गांव के लोगों का इलाज करना चाहता है। I love India and I love Indian Army. कोई कहता है I love my India, तो कोई फौजी बनकर करना चाहता है देश के दुश्मनों से अपने वतन की रक्षा। आपका नाम क्या है? शाइस्ता हमीद। शाइस्ता, आप इस स्कूल में क्या क्या सीख रहे हैं? आपको क्या क्या सिखाते हैं? आपने ये ट्राई कलर पकड़ा हुआ है, आप क्या कहना चाहती हैं? I love India. You love India. बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहती हो? ताकि हम अपने देश की सेवा कर सके। अपनी कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। कैसे खिदमत करना चाहती हूँ? मेरा शौक है एस अफसर। ये सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले में सुईबुक गांव की वो अनूठी तस्वीर है जिसकी कल्पना आज से कुछ बरस पहले तक करना नामुमकिन था, क्योंकि इस गांव का सीधा संबंध आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन से था। सैयद सलाउद्दीन के कारण ही एक समय इस गांव की पहचान सेंट्रल कश्मीर में आतंक के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर बन चुकी थी।
लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदली है, माहौल बदला है और यहाँ की फिजाओं में देश विरोधी नारे नहीं, वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा गूंजता है। आप क्या करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th क्लास में। अभी कैमरे से डर लग रहा है आपको? हाँ, नहीं, हम दोनों साथ में बात करें। क्या अच्छा लगता है? हाँ, दोनों। मुझे नहीं लगता था, जब मैंने पहले ही बच्चों को लिया था तो सारे बच्चे मैंने सोचा शायद नहीं आ जाएंगे बच्चे, ये भी सोचा था। लेकिन उसके बाद 2-4 बच्चों को हमने नहीं लिया, उनके पेरेंट्स निकल आए कि हमारे बच्चे क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको क्यों नहीं लिया आपने। तो फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट टाइम हम इनको भी लेंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम हमने लिया और हालांकि उनके भी बच्चे बहुत अच्छे थे तो उन्होंने भी दिलो जान से पार्टिसिपेट इसमें लिया है। तो सीधी सी बात ये उधर ही दिखता है कि बच्चों में कितना जज्बात है कि एक देशभक्ति का। हम आपको इस गांव से आतंकी सैयद सलाउद्दीन का कनेक्शन बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे सैयद सलाउद्दीन के कारण ही 90 के दशक में इस गांव में अलगाववाद और आतंकवाद गहरे तक अपनी जड़ें जमा चुका था। ये भी बताएंगे कि कैसे इस गांव के लोग सैयद सलाउद्दीन के कारण बरसों तक सियासी भेदभाव के शिकार हुए। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ स्कूल के बाद रुख कीजिए खेल के मैदान का, जहां गांव के दूसरे बच्चे फुटबॉल को लेकर देख रहे हैं बड़े बड़े सपने और जिनकी लगाई गई हर एक किक में दिखता है अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। सोईबुक गांव में कभी आतंक का साया था, कभी इसे अलगाव का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ क्या है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब सोईबुक के बच्चे चाहे युवा हों, इनकी एनर्जी, इनका जोश, इनका उत्साह, इनकी कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये एक दूसरे को मेसी, रोनाल्डो और अंतर्राष्ट्रीय स्टार प्लेयर्स के नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और जिंदगी में अलगाववाद से दूर, आतंक से दूर एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट तक दौड़ लगाते इन बच्चों में किसी ने अपना नाम मेसी रख लिया है, तो कोई खुद को रोनाल्डो बुलाना पसंद करता है, तो कोई चाहता है कि लोग उसे नेमार जूनियर के नाम से जाने और पहचाने और उन्हीं सुपरस्टार्स प्लेयर के अंदाज में खेलना, गोल करना फील्ड में इनका लक्ष्य बन जाता है। मैम बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे रोनाल्डो हमारे कैप्टन साहब खुद हैं। मैं वो लंबे वाले वहाँ पर। अच्छा, उधर जी मैम। दानिश जी और मैम और मेसी भी है, एजाज भाई हमारे। अच्छा, मेसी, एजाज भाई जी, ठीक है। और कौन कौन है? सर्जियो रामोस। हाँ, सर्जियो रामोस कौन है? अच्छा, आप खुद रामोस जी। क्यों? मैम क्योंकि मैं डिफेंस प्लेयर हूँ और डिफेंस में ही खेलता हूँ। अच्छा, तो वो आपके रोल मॉडल है जी। ठीक है। और कौन कौन है? और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। नेमार है। नेमार कौन है? मैम अपना फरहान। अच्छा, फरहान इज नेमार। नेमार क्यों है? वो गोल स्कोरिंग मशीन है। जी मैम बिल्कुल। सुईबुक गांव के ये बच्चे फुटबॉल को लेकर कितने जुनूनी हैं, फुटबॉल को लेकर इनका जोश कितना हाई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इनमें से एक फरहान की उम्र महज 14 वर्ष ही है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही वो इस गांव का सबसे नामी खिलाड़ी बन चुका है और दूसरों को फुटबॉल खेलना सिखाने लगा है। यहाँ पर सीखने की भी ललक है और सिखाने की भी ललक है और कुछ ही दिनों में आप यहाँ पे आएंगे, इतने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, इतनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं और सपने हैं कि यहाँ पर अभी जैसे कि आपने देखा, मैं फरहान से बात करी थी तो वो कह रहे थे कि मुझे रोनाल्डो या नेमार बनने में सिर्फ 15 दिन का ही वक्त लगेगा, भले ही उन रोनाल्डो और नेमार को वो आइकॉन बनने में सालों लग गए हो, लेकिन इसको कहते हैं एम्बिशन, इसको कहते हैं महत्वाकांक्षा, इसको कहते हैं सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा। वही इन युवाओं में, इन बच्चों में साफ देखा जा सकता है। श्रीनगर से करीब 35 किलोमीटर दूर बडगाम जिले का सुईबुक गांव आज जैसा दिखता है, जिस तरह से आज यहाँ देशभक्ति की भावना गली मोहल्ले में दिखाई और सुनाई पड़ती है, 90 के दशक में यहाँ वैसे हालात नहीं थे। ये गांव तब सेंट्रल कश्मीर का सबसे कुख्यात गांव बन चुका था।
इसकी सबसे बड़ी वजह था हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना आतंकी सैयद सलाउद्दीन, जो इसी गांव का रहने वाला था और उस समय एक स्टूडेंट लीडर था, जिसने 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर अमीरा कदल सीट से जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी गुलाम मोइनुद्दीन शाह से इलेक्शन हार गया। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री बने फारूक अब्दुल्ला पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, हिंसा की। सलाउद्दीन और दूसरे स्टूडेंट लीडर, जिनमें JKLF चीफ यासीन मलिक भी शामिल था, इन लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीने तक जेल में रखा गया, लेकिन सलाउद्दीन जब जेल से छूटा तो उसने आतंक का रास्ता चुन लिया और अपने ही देश के खिलाफ बंदूक उठा ली। इसी दौर में उसने हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन को खड़ा किया और इसी दौर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अनगिनत हमले किए, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए। कहा जाता है कि तब से सैयद सलाउद्दीन के इसी गांव की जो बदनामी शुरू हुई, वो इस गांव के साथ बरसों तक चस्पा रही। सुईबुक गांव आतंक का गढ़ बन गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन के डर के कारण ही इस गांव ने 2014 से पहले तक हर एक चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन 2014 से हालात बदले और लोगों ने तब के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम इस वक्त सुईबुक गांव में मौजूद हैं, जहां पर हमने लगातार देखा है 2014 के बाद से जो वोटर टर्नआउट है वो हमेशा से अपने वोटर टर्नआउट को लेकर सुर्खियों में आया है। हमारे साथ सुईबुक गांव के जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका नाम जनाब? और मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ आज़ाद। अभी जो अब माहौल बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, टेररिज्म ख़त्म हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। ये ताउन है जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का, ये ताउन है फौज और अवाम का। हम इस वक्त बिल्कुल खुश है, अवाम खुश है। हमने गांव के लोगों से सलाउद्दीन को लेकर बातें की। उन्होंने हमें सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे आतंकी सलाउद्दीन के इस गांव से जुड़े होने के कारण ही उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पिछली सरकारों ने इसी वजह से इस गांव की अनदेखी की, लेकिन गवर्नर रूल के बाद स्थिति में बदलाव हुआ। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर लोगों को मुख्य धारा में आने के लिए मदद की और तब जाकर यहाँ चीजें धीरे धीरे सुधरने लगी। ये जो इलाका है ये एक तवारीखी हैसियत रखता है और जितना होना चाहिए था यहाँ पे उतना नहीं हुआ है, लेकिन पिछले जब से गवर्नर रूल आया है यहाँ पे तो तब से तकरीबन थोड़ा थोड़ा अब काम शुरू होना हो रहा है। सुईबुक गांव में आज की तारीख में कोई भी सलाउद्दीन का नाम तक लेना पसंद नहीं करता। यहाँ के लोग अनुच्छेद 370 के हटने से खुश हैं और अब यहाँ पर चुनाव चाहते हैं। सरकार, सेना और पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और टूरिज्म, अस्पताल जैसे विकास को लेकर चलाए जा रहे अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों से बेहतरी की उम्मीद जगी है। हम चाहते हैं एक तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए, उसमें बदलाव आ सकता है क्योंकि खानदानी राज उससे ख़त्म होगा। अब युवा पीढ़ी उठेगा इलेक्शन में। फौज के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनके बारे में? नहीं, फौज के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के साथ बिल्कुल अच्छा रिश्ता, वो पुराना रिश्ता नहीं, पत्थरबाजी नहीं, आज बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या क्या काम किया है फौज ने? फौज ने सद्भाव के तहत कहीं वो डस्टबिन दिया है, कहीं सेंटर दिया है, कहीं फुटब्रिज बनवाया है। मतलब लोगों के हित में फौज ने बहुत अच्छा काम किया है। सुना आपने, ये बदलता कश्मीर है, ये वो कश्मीर है जिसकी बातें यहाँ का कोई नेता आपको नहीं बताएगा, जो आज भी यही कहेगा कि जम्मू कश्मीर के युवा 370 के खात्मे से नाराज हैं, वो आतंक के रास्ते पर भटक गए हैं, बंदूक उठा ली है। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है जो हमने आपको दिखाया, नया सुईबुक गांव, जहां अब युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं तिरंगा है। यहाँ अब आतंक का शोर नहीं, 15 अगस्त पर जन गण मन सुनाई देता है। जहां आज की तारीख में
बच्चों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा दिखाई दे रहा है। जहां आतंक से नफरत और रोनाल्डो मेसी जैसे खिलाड़ियों से मोहब्बत दिख रही है, और जहां गांव का बच्चा बच्चा कह रहा है आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। अदिति त्यागी, जी मीडिया, सुईबुई गांव, बडगाम, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबान के सामने अफगानिस्तान की सरकार ने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया है। तालिबान को सत्ता में साझेदारी का ऑफर दिया गया अफगानिस्तान की तरफ से। काबुल पर कब्जा करने से अब केवल 150 किलोमीटर दूर है तालिबान। अफगानिस्तान के गजनी शहर पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान के फरह शहर पर तालिबान का कब्जा। तालिबानी कुंदुज एयरपोर्ट पहुंचे, MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर पर कब्जा जमाया। मजार शरीफ में जनरल दोस्तम के महल पर कब्जा। तालिबानी आतंकी के जश्न का वीडियो वायरल। महल में डांस करता दिखा तालिबानी आतंकी। कंधार जेल पर तालिबान का कब्जा। जेल से 1000 कैदियों को रिहा किया। गजनी पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान के 10 राज्यों पर तालिबान का राज्य। काबुल पर कब्जे से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर तालिबान के आतंक के आगे पस्त अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है लड़ाई का सिलसिला अभी जारी है, आज भी जारी है। अफगान तालिबान ने अपना नवा प्रोविंस जो है, नवा सूबा जो है वो क्लेम किया है। अब से कुछ देर कबल उन्होंने फैज़ाबाद शहर जो है, जो बदख्शां का दारुल हुकूमत है, बदख्शां का प्रोविंशियल कैपिटल है, उसको ओवररन करने का दावा किया है और उसका लोकल सतह के ऊपर कंफर्मेशन भी आ चुकी है। हालांकि अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए दावा किया गया है कि कंधार में अफगान फोर्सेस की एयर स्ट्राइक में 25 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन तालिबान के सामने अफगानिस्तान सरकार किस तरह सरेंडर कर चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि तालिबान के बढ़ते खौफ के कारण अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को सत्ता में साझेदारी का ऑफर दे दिया है। तालिबान इस ऑफर को मंजूर करता है या नहीं, अभी ये साफ नहीं है। लेकिन अमेरिका ने तालिबान को लेकर जो अंदेशा जताया है वो दुनिया को चिंता में डालने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि सिर्फ 90 दिनों के अंदर काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। सिर्फ 90 दिनों के अंदर अफगानिस्तान में सरकार का पतन हो जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.